हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन चैप्टर के बारे में। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप सभी जानते हैं कि इसमें हमारे बहुत सारे रिएक्शन भी आते हैं, तो आपको क्या करना है, इसको यूज भी करना है। बिल्कुल मूवी की तरह ना देखें। और आपको बता दें कि इसको हम बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। हम आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो में, और आपको हम सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे बहुत ही कम समय के अंदर। होता क्या है, हाइड्रोकार्बन हमारा होता है कार्बन और हाइड्रोजन का मिक्सचर होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं एलपीजी होता है, सीएनजी होता है, एलएनजी होता है, पेट्रोल डीजल किरोसिन होता है। अब बात करते हैं, इसका दूसरा यूज होता है हमारा एक तरह से पॉलीमर के फॉर्म में। पॉलीमर तो आप सभी जानते ही होंगे। पॉलीमर हमारा क्या होता है, कार्बन 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 हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बहुत सारा चेन होता है, जैसे कि मीथेन का बहुत चेन हो गया, इस तरीके से आप सभी जानते होंगे। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन के बारे में तो हमारा सबसे पहले आता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में हमारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। उसके बाद आता है हमारा अनसैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होता है। सैचुरेटेड में हमारा अगर बात करें तो एल्केन आता है, CnH2n+2 फार्मूला होता है। साइक्लोहेक्सेन आता है, जिसे हम एक तरह से सिंगल बॉन्ड में साइक्लिक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। उसके बाद इसमें हमारा आता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एल्कीन का CnH2n+2 होता है और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। ठीक है। एरोमेटिक की बात करें तो एरोमेटिक हमारा क्या होता है, एरोमेटिक हमारा होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्म का। आगे बात करेंगे। सबसे पहला टाइप हमारा होता है एल्केन। एल्केन में हम जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अब इसमें हम बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे कि CH4 हो गया, फर्स्ट मेंबर हो गया, इसका आप जानते ही हैं। ओवरलैपिंग इसका sp3 कार्बन कार्बन में होता है। कार्बन हाइड्रोजन में sp3 और s होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में हमारा सिर्फ s पाया जाता है। बॉन्ड लेंथ मतलब एक बार देख लीजिए, लेकिन इसका ज़्यादा यूज तो होता नहीं। बॉन्ड एनर्जी भी देख लीजिए, बस आप कंपेयर करके देख लीजिए, कार्बन कार्बन से ज़्यादा एनर्जी कार्बन और हाइड्रोजन का होता है, बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। हम बात करते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की। तो एक बात बता दें आपको इसके रिएक्शन के बारे में। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में ये जो रिएजेंट यूज हुआ है H2 निकेल और पैलेडियम, ठीक है, ये सब क्या करता है, हमारे डबल बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ। देखिए, जैसे कि यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड है। इसमें जब हमने निकल डाल दिया एट 200 डिग्री सेल्सियस, पैलेडियम और निकल डाल दिया, तो क्या हो गया हमारा, ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में चेंज हो गया। ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हमारा CH डबल बॉन्ड CH2 यहाँ पे था, उसे चेंज कर दिया गया सिंगल बॉन्ड में। यानी कि ये डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करता है, ट्रिपल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। रिएक्शन हमारा एक तरह से एक्जोथर्मिक रिएक्शन होता है। एक्जोथर्मिक कहने का मतलब हीट रिलीज होता है इस रिएक्शन में से। और इस रिएक्शन को एक तरीके से हम लोग सीन एडिशन बोलते हैं। सीन एडिशन कहने का मतलब क्या है, कि हमारा एक ही साइड पे दोनों हाइड्रोजन ऐड होता है इस बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद। से बात करते हैं हम उच्च रिएक्शन के बारे में। उच्च जी भाई साहब क्या कह के गए थे, कि हम लोग का जो RX बॉन्ड होता है, उसमें जब हम लोग एल्काइल हैलाइड मिलाते हैं, तो हम लोग का क्या होता है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ड्राई ईथर के प्रेजेंस में तो ये हम लोग का रेडिकल टाइप रिएक्शन होता है। रेडिकल का इसका मतलब मैकेनिज्म होता है, और 2NX बाहर आ जाता है, और एक तरीके से फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है इसमें। और इसके कुछ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो इसमें आता है हमारा सिमेट्रिकल टाइप का एल्केन बनता है, जैसे कि RR, यानी दोनों साइड RR बना है, ना कि RR' बना है। अब बात करते हैं, से बात करें तो यहाँ पे एल्काइल हैलाइड हो और जो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड हो दोनों, मतलब कि CH3I हो और दूसरा एल्काइल हैलाइड हो, तो इसमें हमारा ये उच्च रिएक्शन काम नहीं आता है। जैसे एक एग्जांपल C2H5I है, CH3I है, यानी कि यहाँ पे एक C2H5 है, एक CH3 है। तो यहाँ पे हमारा उच्च रिएक्शन तो काम कर रहा है, लेकिन इसका हम इफिशियंट मेथड नहीं बोल सकते हैं। बात करें तो उच्च रिएक्शन हमारा खुद खुद ही बॉन्ड बना लेता है। मतलब कि अगर बात करें यहाँ पे, ये रहा हमारा एक रिएक्शन जिसमें से Cl यहाँ से बाहर आता है कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमारा फ्री रेडिकल बनता है, और फिर NaCl अलग हो जाता है, 2 मोल NaCl, और हम लोग का यहाँ पे एक एक रेडिकल हो जाता है एक साथ, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाता है। एक और रिएक्शन की बात करते हैं, फ्रैंकलैंड रिएक्शन। ऊर्ज के भाई है फ्रैंकलैंड एक तरीके से, और इन्होंने क्या दिया था, ऊर्ज ने यहाँ पे यूज़ किया था Na। आप ध्यान दे सकते हैं, आपने अगर देखा हो तो। ऊर्ज ने सोडियम का यूज़ किया था रिएक्शन में, यहाँ पे Zn का रिएक्शन में यूज होगा, बस यही है, लेकिन मैकेनिज्म सेम है। और ये हम लोग का नाम इसीलिए पड़ गया फ्रैंकलैंड रिएक्शन। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, यहाँ से Cl हटेगा, यहाँ पे रेडिकल आएगा, और ये हमारा दोनों साइड सेम कार्बन का चेन बन जाएगा। अब देखिए अगला क्या है हमारा, हमें बस क्या देखना है, मैकेनिज्म नहीं देखना है, हमें बस देखना है यहाँ पे एक तरीके से कि कौन कौन सा हम लोग का रिएजेंट रिएक्शन में यूज हो रहा है। नेम्ड रिएक्शन भी देखेंगे।
तो चलिए बात करते हैं अब RX की। RX मतलब मान लीजिए CH3Cl हो गया कुछ इस तरीके से। तो इसमें हम यूज करते हैं Li और CuX। ये हमारा कौन सा प्रोसेस है? कोरे हाउस सिंथेसिस। कोरे हाउस सिंथेसिस में अगर हम बात करें तो हम लोग का यहाँ पे यूज हो रहा है हम लोग का ये रिएजेंट जो कि है हमारा लिथियम डाइअल्काइल कॉपर, ठीक है। इसे हम गिलीमंस रिएजेंट भी बोलते हैं। और इसमें हमारा जो प्रोसीड्यूर होता है कार्बेनाइन मेथड होता है। इसे हम कार्बेनाइन मैकेनिज्म से तैयार करते हैं, कार्बेनाइन इंटरमीडिएट से। तो यहाँ पे हम करते क्या है बेसिकली, एक्स के बाहर आने से यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस आ जाता है। माइनस आने के बाद ये हमारा जुड़ जाता है और इसके जुड़ने के बाद हमारा एक आर बनता है। जब हम आर और एक्स से रिएक्शन कराते हैं फिर से R' यानी किसी और एल्काइल के हैलाइड से। अब बात करते हैं कल एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो अब बात करते हैं यहाँ पे, तो ROH क्या हो जाएगा हमारा, एक अल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। कोई अल्कोहल है। जब हम इसमें रेड फॉस्फोरस ऐड करते हैं और HI ऐड करते हैं 2HI, तो हमारा RH बन जाता है, H2O बन जाता है, हमारा हेलोजन बाहर हो जाता है, ठीक है। अब RCHO है, एल्डिहाइड है। तो इसमें हम जब HI ऐड करते हैं, मतलब वही रेड फॉस्फोरस और HI ऐड करते हैं, तो हमारा RCH3 बनता है। H2O तो बाहर होता है, हेलोजन भी बाहर होता है। आपको इसको याद कैसे रखना है, तो यहाँ पे जो CHO है उसको रिप्लेस कर देना है CH3 के साथ, और यहाँ जो OH है इसे रिप्लेस कर देना है H के साथ। यानी ऑक्सीजन हमारा क्या हो रहा है, हट रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। अब बात करते हैं RC⋅CR, ठीक है। RC⋅R, इसमें जब हम सेम रिएजेंट का यूज करते हैं तो RCH2 R' बनता है। उसी तरीके से RC⋅OH होता है, तो इसका हमारा रिडक्शन में भी RCH3 बनता है, यानी कि ऑक्सीजन हमारा बाहर हो रहा है हर केस में। इस रिएक्शन में हम बात किए रिडक्शन प्रोसेस की। अब बात करते हैं हम लोग आगे, रेड फॉस्फोरस जो होता है हमारा, रेड फॉस्फोरस हम लोग का एक तरीके से टूटता है 2P और 3I2 मिलके 2PI3 बनाता है। इसे भी आप थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अब बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन की। तो एल्डिहाइड हमारा क्या होता है, ये रहा हमारा एल्डिहाइड। जो हम इसमें रिएक्शन करवा रहे हैं वोल्फ-किस्नर टाइप का रिएक्शन। वोल्फ-किस्नर क्या होता है, NH2 और KOH के टाइप में रिएक्शन। NH2 के बारे में अगर बात करें, NH2 और NH2, तो ये हमारा हाइड्राजीन हो गया एक तरीके से, इसे हम हाइड्राजीन बोलते हैं अगर आपने नाम याद होगा तो। रिडक्शन रिएक्शन है, तो रिडक्शन रिएक्शन होने के कारण यहाँ पे ऑक्सीजन हटता है और जितने जगह है वहाँ पे हाइड्रोजन आ जाते हैं। यानी सिंपली बोले तो हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं, एल्केन बना रहे हैं। क्लेमेंसन रिएक्शन भी वही है, जैसे कि हमारा ये कीटोन है, कीटोन में हम मिलाएंगे यहाँ क्लेमेंसन का रिएक्शन, क्लेमेंसन रिएजेंट Zn और HCl। तो इसमें भी हमारा एल्केन ही बनेगा, उस नाम अलग है, काम वही है। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन आएगा जितना भी जगह है बॉन्ड को फुलफिल करने के लिए। हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन रिएक्शन में क्या करना है हमें, RH है उसमें हमें हेलोजन मिलाना है HMu के प्रेजेंस में, यानी सनलाइट के प्रेजेंस में। तो हमारा H हट के X आ जाएगा और HX बन जाएगा। बहुत ही सिंपल रिएजेंट है, यूज होता है हमारा UV और सनलाइट के प्रेजेंस में। UV रेज हो गया अल्ट्रावायलेट, टेम्परेचर हमारा 250 से 450 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। और पेरोक्साइड प्लस X2 हमारा हो गया क्लोरीन ब्रोमीन, इस टाइप का हम लोग का रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं। रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम्स में 3 डिग्री हाइड्रोजन ज़्यादा स्टेबल होता है, रिएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं होता है, कम स्टेबल होता है। और ज़्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हेलोजन की बात करें तो यहाँ पे हमारा फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्लोरीन ब्रोमीन तब आयोडीन, इसलिए क्योंकि ये डार्क में भी रिएक्शन दे देता है। और बात करते हैं यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन की, तो इसे लाइट एनर्जी चाहिए, आयोडीन को थोड़ा ज़्यादा ही लाइट एनर्जी चाहिए, तभी ये रिएक्ट करेगा, टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा। करें हम फ्री रेडिकल इनिशिएशन की, तो फ्री रेडिकल इनिशिएशन क्या होता है हमारा, फ्री रेडिकल टाइप का मैकेनिज्म होता है, जिसमें हमें क्या करना है, चेन इनिशिएशन करना है, उसके बाद फिर चेन प्रोपगेशन पढ़ना है, चेन टर्मिनेशन पढ़ना है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले क्लोरीनेशन की। क्लोरीनेशन क्या होता है, अब देखिए हमारा जो रेडिकल प्रोसेस होगा ये सिर्फ हम लोग का हेलोजन के लिए ही अप्लाई होता है। तो हमें क्या करना है, याद रखना है, जब भी हेलोजन टाइप का रिएक्शन आएगा तो हम एक बार सोचेंगे कि इसमें रेडिकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये हमारा NCERT में भी बहुत अच्छे से देता है। मीथेन में जब हम लोग क्लोरीन और HMu के प्रेजेंस में डालते हैं तो CH3Cl बनता है, फिर इसमें क्लोरीन और HMu डालते हैं CH2Cl2 बनता है, यानी एक क्लोरीन बढ़ रहा है, एक हाइड्रोजन घट रहा है, ठीक है। उसी तरीके से बढ़ते बढ़ते कार्बन टेट्राक्लोराइड तक चले जाता है, यानी कि हाइड्रोजन पूरी तरह से जब तक हट नहीं जाता है तब तक ये स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन करता रहता है। अब बात करते हैं, ये है हमारा एक तरीके से CH4 जो कि हम अगर एक्सेस में लेते हैं, एक्सेस कहने का मतलब है कि CH4 में हम लोग का हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है, इसमें क्लोरीन मिला रहे हैं, CH3Cl बनता है, ये ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ पे है हमारा चेन इनिशिएशन।
चेन इनिशिएशन क्या होता है हमारा, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है Cl का, ये टूटता है HMU के प्रेजेंस में, क्योंकि HMU क्या करता है हमारा, एक तरीके से हम लोग का हेलोजन का बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे बनता क्या, क्लोरीन क्लोरीन बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं चेन प्रोपगेशन की। जैसे रिएक्शन हुआ है एक तरीके से CH4 यानी कि मीथेन का विथ क्लोरीन रेडिकल। ठीक है, एक क्लोरीन रेडिकल के साथ HMU के प्रेजेंस में तो एक हाइड्रोजन हटाता है, HCl बनाता है, और फिर यही रिएक्शन को बार बार प्रोसीड करवाता है कौन, क्लोरीन क्लोरीन, और यही CH3 में फिर से आके रिएक्ट करता है, CH3Cl बनाता है, क्लोरीन रेडिकल फिर निकलता है। ये स्टेप बाय स्टेप होता चला जाता है, होता चला जाता है, और यही हमारा चेन प्रोपगेशन यानी कि चेन बाय चेन ये रिएक्शन होता रहता है। अब बात करेंगे हम चेन टर्मिनेशन की। ये देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल है और हम लोग का यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल है, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे CH3 फ्री रेडिकल है और क्लोरीन फ्री रेडिकल है। ये दो क्या है हमारे, एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन मिलकर दो इलेक्ट्रॉन यानी एक बॉन्ड पेयर बन जाएगा, CH3Cl ये हो जाएगा। अब बात करते हैं इसी तरीके से CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3 ये दोनों जुड़ेगा मतलब फ्री रेडिकल से, तो फिर हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। अब बात करते हैं क्लोरीन क्लोरीन है, तो ये भी हमारा सिंगल बॉन्ड बनेगा। आपको बस एक ही चीज़ याद रखना है, ये तो बस एग्जाम्पल है। जैसे हमारा क्लोरीनेशन था उसी तरह ब्रोमिनेशन है, उसी तरह फ्लोरीनेशन है। ठीक है, CH4 में फ्लोरीन मिला देते हैं तो हमारा कार्बन ब्लैक बनता है, याद रखना है। और कार्बन ब्लैक हमारा हाईली एक्सप्लोजिव होता है, यानी कि बहुत जल्दी हमारा फट सकता है एक तरीके से बोले तो, आपको खुद ही पता होगा। ये देखिए, CH4 में F2 मिला दिया, CH3F बन गया, HF बन गया, आयोडीनेशन हो गया, फिर से मतलब आयोडीनेशन अलग प्रोसेस हो गया जिसमें उसमें भी वही हो गया एक तरीके से। और ये जो प्रोसेस होता है एक तरीके से रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। रिवर्सिबल प्रोसेस करने का मतलब हम इसे वापस से बैक कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ क्वेश्चन है, CH4 में Cl2 मिला दिया, CH3Cl बन गया, CH4 में Cl2 मिला दिया, CCl4 बन गया, इस तरीके से। ठीक है, आगे चलते हैं। एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ देखिए, ये रहा हमारा CH3 CH2 CH3 मानिए कुछ है, उसमें हमने Cl2 और HMU मिला दिया, तो यहाँ पे दो चीज़ हो रहा है। एक बार हमारा क्लोरीन साइड में जाके जुड़ रहा है, एक बार हमारा क्लोरीन बीच में जुड़ रहा है। तो हम बात करेंगे कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा है, क्योंकि एक प्रोडक्ट हमारा 1 डिग्री है, दूसरा प्रोडक्ट हमारा 2 डिग्री है। अब देखिए 1 डिग्री प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे फॉर्मूला होता है। देखिए जैसे कि 1 डिग्री के लिए हम क्या यूज करते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 डिग्री के लिए हम लोग यूज करते हैं 1, 2 डिग्री के लिए हम लोग यूज करते हैं 3.8, और 3 डिग्री के लिए यूज करते हैं 4.5, और फिर जितना भी हमारा 1 डिग्री है उसमें हम उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, और फिर जितना 2 डिग्री है उसमें हम 3.8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जितना हमारा 3 डिग्री है उसमें हम 4.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा टोटल आ जाता है। और हम लोग ऊपर में जो निकालना है वो निकाल लेते हैं, जितना परसेंटेज। आप एक बार स्क्रीन पर देख लीजिए, क्योंकि ये कैलकुलेटिव पार्ट है और आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है, एक बार आप देख लीजिए। तो मेजर कौन सा हो जाएगा हमारा, क्लोरीन बीच में, इसलिए हो जाएगा क्योंकि आप भी जानते हैं यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्राउडिंग थोड़ा ज़्यादा है, तो इसे निकालना मुश्किल है, लेकिन साइड में हमारा निकालना आसान है। तो ये हमारा लेस स्टेबल है क्योंकि रिएक्टिव ज़्यादा है। आप मेरे बात पे ध्यान से गौर करके समझें। जो हमारा रिएक्शन है क्लोरीनेशन, ये हमारा नॉन सेलेक्टिव है, और ब्रोमिनेशन हमारा सेलेक्टिव है। ठीक है, और इसमें 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री होता है। ठीक है, मेजर होता है, यानी 3 डिग्री क्यों ज़्यादा होता है अभी मैंने आपको कारण बता दिया। कारण क्या था, इसमें स्टेरिक क्लाउडिंग ज़्यादा होता है 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में थोड़ा कम होता है, 1 डिग्री को तो तुरंत ही हम लोग अटैक करके निकाल सकते हैं। इसलिए यहाँ पे अब बात करते हैं हम नाइट्रेशन की। नाइट्रेशन से सुन के ही हमें समझ में आ रहा है कि NO3 के ही किसी चीज़ की बात हो रही है। ठीक है, इतना समझ गए। अब बात करते हैं हाई टेम्परेचर पे होता है ये रिएक्शन, 450 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है। बात करते हैं रिएजेंट की, तो हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, नाम से ही पता चल रहा है। अब बात करते हैं हम लोग ऑल पॉसिबल नाइट्रो एल्केन हमारा फॉर्म होता है, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड क्लीवेज होता है। क्लीवेज मतलब क्या होता है, बॉन्ड का टूटना, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होता है। ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। अभी हम लोग इसको एक एग्जांपल से देखेंगे तभी क्लियर होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारा एग्जांपल से ही क्लियर होता है। यहाँ देखिए एक तरीके से CH3 है, इसमें HNO3 मिला है, तो हमारा यहाँ पे बीच में NO2 ऐड हो गया और ऐड हो गया, यानी कि बोल सकते हैं एक तरीके से ये अलग अलग चीज़ है, लेकिन एक तरीके से हम देख सकते हैं यहाँ पे
कि NO2 ऐड हो रहा है एक बार बीच में, यानी कि इंटरमोलिकुलर टाइप से भी NO2 ऐड होता है। किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो रिएक्शन होता है लिमिटेड नहीं होता है, उसमें हम अलग अलग तरीके से रिएक्शन करवा सकते हैं, चाहे वो सेल्फ रिएक्शन हो या फिर हमारा किसी अलग कंपाउंड में रिएक्शन हो। अब देखिए यहाँ पे आगे आता है हमारा सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हमारा क्या है, हाई टेम्परेचर रखेंगे 400 डिग्री सेल्सियस, रिएजेंट यूज करेंगे ओलियम। ओलियम क्या होता है, H2SO7 होता है, मिक्सचर ऑफ SO3 और H2SO4 होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, रिएजेंट हो गया ओलियम, और हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे इसमें SO3H से, यानी जहाँ भी SO3H है उसको मतलब हाइड्रोजन होगा वहाँ पे हम लोग SO3H से रिप्लेस कर देंगे। जैसे ये रहा हमारा रिएक्शन, इसमें हमने मिला दिया है यहाँ पे ओलियम, ओलियम मिला दिया, तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन जो साइड चेन में था उसे हमने SO3H से रिप्लेस कर दिया है। एक और एग्जांपल से समझते हैं, ये देखिए यहाँ पे देखिए CCH3CH3H, ठीक है, तो ये रहा हमारा, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन दिख गया, हमें दिख गया तो हम इसे क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, SO3H से। SO3H क्या है, ओलियम है, और ये हमारा सल्फोनेशन हो रहा है, ओलियम हमारा H2SO4 और क्या बोलते हैं उसे, एडिशन हो रहा है, ठीक है, तो उसे SO3H हमारा बन रहा है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हमारा हो गया लोअर एल्केन, हो गया प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, लोअर हो गया, यानी कि मान लीजिए 3-4 कार्बन तक हो गया अपना, तो उसमें जो हम लोग SO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो वेपर फेज में हमारा सल्फोनिक एसिड बनता है। याद रखना है, जो C3H8 है तो उसमें जो हम SO3 से रिएक्ट करवाते हैं तो ये हमारा वेपर फेज में C3H7 है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन करता है, SO3H। एक और रिएक्शन है हमारा क्लोरोसल्फोनेशन रिएक्शन, जिसे हम रीट रिएक्शन बोलते हैं। रीट रिएक्शन है तो इसमें हमें क्या करना है, रिएजेंट यूज करना है SO2 और Cl2। रिएजेंट हमें हमेशा याद होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ H-म्यू, ठीक है, ये फिक्स है, ये रखना ही है। C3H8 में हम जब SO2 और Cl2 को ऐड करेंगे H-म्यू के प्रेजेंस में, तो हमारा क्या होगा यहाँ पे C3H7, यानी यहाँ पे SO2 Cl2, यानी एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कौन कर रहा है, SO2 Cl, और यहाँ पे HCl बाहर हो जा रहा है, ठीक है। और फिर जब हम इसे H2O से फर्दर रिएक्शन करवाते हैं तो C3H7 SO3 Cl हट जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, क्योंकि H प्लस देता है H2O, ठीक है। अब बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के कम्बसन के बारे में। कम्बसन में हमें करना क्या है, कोई भी हाइड्रोकार्बन जब भी हम लेंगे ध्यान में क्या रखना है कि हमें कम्बसन में ऑक्सीजन का यूज करना है, और हमारा निकलेगा हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और फिर रिएक्शन को बैलेंस कर देना है, बस आपको इतना पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ C4H10 था, इसमें ऑक्सीजन ले लिया और फिर CO2 बन गया, H2O बन गया। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 4 यहाँ डाला है, 13/2 यहाँ पे, इस तरीके से मतलब बैलेंस करना है हर रिएक्शन को। होगा ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब समझदार हैं। आइए अब बात करते हैं हीट ऑफ कम्बसन की। तो हीट ऑफ कम्बसन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ कार्बन के, यानी कि यहाँ पे 3 कार्बन का हीट ऑफ कम्बसन ज़्यादा होता है, ज़्यादा हीट निकलेगा। मीथेन का कम हीट निकलेगा, लेकिन फिर इथेन का ज़्यादा हीट निकलेगा, प्रोपेन का और ज़्यादा निकलेगा। अब देखिए हीट ऑफ कम्बसन जो होता है वो ब्रांचिंग ऑफ एल्केन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जितना ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम हीट ऑफ कम्बसन कह सकते हैं। जैसे कि ये रहा हमारा एक एग्जाम्पल के तौर पे, यहाँ पे देखिए एक ही ब्रांच है तो यहाँ पे ज़्यादा हीट कम्बसन हो रहा है, यहाँ पे हमारा कम हो रहा है, यहाँ पे और कम हो रहा है, ठीक है। जो रिंग के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कहने का क्या मतलब है कि हमारा यहाँ पे देखिए 3 रिंग वाला मतलब 3 रिंग वाला कार्बन वाला रिंग है, यहाँ 4 कार्बन वाला रिंग है, 5 कार्बन वाला रिंग है, 6 कार्बन वाला रिंग है। तो यहाँ 3 कार्बन वाला रिंग हमारा क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, कम्बसन अगर आप कर रहे हैं तो ये 3 बात ध्यान में रखें, ठीक है। आगे चलते हैं। अब है यहाँ पे हमारा कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड कहने का मतलब कि ऑक्सीजन हम लिमिटेड अमाउंट में डालेंगे, जैसे एल्केन में हमने ऑक्सीजन डाला लिमिटेड अमाउंट में तो अल्कोहल बन गया, उसके बाद ऑक्सीजन डाला तो एक बार एल्डिहाइड बन गया, एक बार ऑक्सीजन डाला ऑक्सीडेशन किया तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, ठीक है। ऑक्सीजन डालना मतलब ऑक्सीडेशन करना एक ही बात है, ठीक है। CH4 में हम जब O2 डाल रहे हैं तो यहाँ देखिए CH4 में O2 डाला है, रेड हॉट कॉपर लेना है, Fe ट्यूब लेना है रिएजेंट, तो हमारा CH3OH बन जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं CH4 में O2 डाला,
और यहाँ पे हमने ले लिया MO2O3, तो HCHO बन गया, यानी कि एल्डिहाइड के लिए मतलब हमें यूज करना है MO2O3। ठीक है, देखिए इसमें हमने यूज किया है CH3CH3, यानी एल्केन में ऑक्सीजन डाला है इन प्रेजेंस ऑफ MnCH3COO2। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ये 3 चीज़ हमें बहुत ज़रूरी होना चाहिए पता। ठीक है, एक और रिएक्शन है टर्शियरी एल्केन का। टर्शियरी एल्केन में हमारा 3 डिग्री का एल्केन होता है। उसमें जो हम KMnO4 डालते हैं बेयर्स रिएजेंट वाला, तो इसमें क्या हो जाता है CH3 और OH हो जाता है। ठीक है, यानी कि H को हम OH से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि ये क्या हो रहा है, याद रखना यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, KMnO4 ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ये ऑक्सीजन लेके आता है, ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एक और रिएक्शन है हमारा आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन में हमारा क्या है, यहाँ पे एक तरीके से स्ट्रेट चेन एल्केन है मान के चलिए, उसमें हम मिला रहे हैं AlCl3 और HCl, तो ब्रांच चेन आइसोमर बनेगा। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया हो, CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें हम मिलाएंगे AlCl3 और HCl, तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे एक मतलब स्ट्रेट चेन को ब्रांच चेन में कन्वर्ट करने का काम करेगा, लेकिन कार्बन उतना ही रहेगा, इस पर आपको फोकस करना है। ये देखिए एक और रिएक्शन, इसमें हमने एनहाइड्रस AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड और HCl ऐड किया, तो एक ब्रांच बना देगा, यानी बोले तो आइसो बना देगा। अब क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक बात बहुत ध्यान देने वाला है, यहाँ पे हमारा एल्काइल बना देगा, और एक बार और यहाँ पे बीच में CH3 ऐड हो रहा है, 2 यहाँ पे चांस बन रहा है, जितना चांस बनेगा उतना बार ब्रांच बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और बात आप सोचते होंगे कि सर यहाँ पे तो आपने CH3 डाल दिया, अगर यहाँ पे उसके जगह CH3 डाल देंगे तो सेम वही चीज़ हो जाएगा। तो सेकंड नंबर पे तो ये अगर हम लोग नेमिंग करते हैं तो सेम नेमिंग आ जाएगा इस रिएक्शन के तरफ, फर्स्ट रिएक्शन। आइए एक और रिएक्शन की बात करते हैं, एल्केन है, तो एल्केन में जब हम कार्बन वाला एल्केन ले लेंगे, ध्यान रखना 6 और 6 से ज़्यादा कार्बन का, तभी ये पॉसिबल है। और इसमें हम हीट करेंगे 773 केल्विन में और 10 to 20 ATM प्रेशर में, इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमियम और V2O5 और MO2O3, तो हमारा यहाँ बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, बेंजीन बन जाएगा। अब C7H16 लेंगे और सेम वही रिएजेंट यूज करेंगे, तो हमारा टॉलिन बन जाएगा, यानी कि इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 का तो रिंग बन चुका है, एक हमारा यहाँ पे ब्रांच के तौर पे ऐड होगा। पायरोलाइसिस की, पायरोलाइसिस भी ध्यान रखना है नाम आपको, एक तरीके से ये क्या होता है, हमारा क्रैकिंग होता है हाइड्रोकार्बन का, यानी हाइड्रोकार्बन को हम क्रैक करते हैं, 773 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं, डिकम्पोज होता है हाइड्रोकार्बन, टूटता है। CH4 में जब हम लोग पायरोडाइज करेंगे, जब कभी भी क्वेश्चन में आपको दिख जाए, तो यहाँ पे कार्बन और 2H2 यानी तोड़ दिया, कार्बन और 2H2 में, कार्बन हाइड्रोजन में। CH3 में जब हमने सेम किया तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, हाइड्रोजन में टूट गया। अब देखिए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, CCCC सिंगल बॉन्ड, और इसमें जब हम ऐड करेंगे तो अलग अलग प्रोसेस से हमारा डबल बॉन्ड तो बनता ही है, हाइड्रोजन बाहर आ जाता है, बीच में एक बार डबल बॉन्ड बन गया, हाइड्रोजन बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरा केस क्या हो गया कि 3 कार्बन है, इधर CH4 बाहर आ गया, 2 कार्बन है, C डबल बॉन्ड C बाहर आ गया। तो आपको इतना अगर ध्यान में नहीं भी रहता है तो आपको बस याद करना है कि ऑल पॉसिबल वे में ये तोड़ने का काम करता है, कार्बन को ये तोड़ देता है। एक और रिएक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, C12H26। ठीक है, इसमें हम जब ऐड करेंगे, हीट करेंगे पैलेडियम प्लेटिनम निकल के साथ, तो ये भी हमारा तोड़ने का काम कर देगा, C7H16 बना देगा, C5H10 बना देगा, और कुछ अदर प्रोडक्ट तो आएंगे। अब आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ये वैसे पूछता नहीं है ज़्यादा, आपको ध्यान में रखना चाहिए, आप भी जानते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि एल्किन वाला पार्ट को अगले वीडियो में करते हैं पूरे रिएक्शन के साथ, आपको बेहतर समझ में भी आएगा। और पहला पार्ट तो हमने आज कर ही दिया यहाँ पे, पहला पार्ट बहुत ही अच्छा था हमारा, एक तरीके से देखा जाए तो आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में भी आया होगा। 2-3 बार इस वीडियो को देखें अगर आपको समझ नहीं आया हो तो, और अगर समझ आ गया हो तो थोड़ा स्किप करके भी देखेंगे तो चलेगा, जो आपको आता है उसको स्किप कर दें, कोई बिग इशू नहीं है। अब बात करते हैं हम कि अगले वीडियो की, तो अगले वीडियो में आपको एल्कीन और एल्काइन के बारे में बताएंगे, और 2 पार्ट में इस चैप्टर ख़त्म करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे थ्योरी को लिया है, तो यहाँ पे थोड़ा समय तो लगता ही है नहीं यार। चलिए आगे चलते